दृश्य माइलो स्टैनफील्ड नाम के एक व्यक्ति से शुरू होता है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एएसडी से पीड़ित है। वह न्यू जर्सी की एक सड़क पर खड़ा है और पास की एक फूलों की दुकान में एक महिला पर नजर रख रहा है। इस बीच वह अपने आसपास होने वाली घटनाओं के समय से संबंधित कुछ जटिल गणनाएं भी करता दिखाई देता है। माइलो एक यात्री बस के आने, एक गड्ढे, एक सड़क कलाकार और तेजी से आते हुए एक साइकिल सवार को नोटिस करता है। इन टिप्पणियों के बाद वह सड़क पार करता है और गड्ढे के बगल में एक मेल बॉक्स के ऊपर एक पेन रख देता है। कुछ ही देर बाद उसकी योजना के अनुसार घटनाओं की श्रृंखला शुरू होती है। एक टैक्सी गड्ढे पर चढ़ती है जिससे पानी छलकता है और पेन नीचे गिर जाता है। यह सड़क कलाकार का ध्यान खींचता है जो पेन उठाने के लिए आगे बढ़ता है। ठीक उसी समय तेजी से आ रहा साइकिल सवार कलाकार से टकराता है जिससे वह मिल बॉक्स से टकराता है और पास के फलों के स्टॉल पर गिर जाता है। सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है जिससे हर किसी का ध्यान भटक जाता है, यहाँ तक कि बस ड्राइवर का भी। नतीजतन वह ट्रैफिक लाइट के लाल होने पर ध्यान नहीं दे पाता और सड़क पार कर रही उसी महिला से टकरा जाता है जिससे वह वहीं मारी जाती है। और लोग कहते हैं कि गणित खतरनाक नहीं है। माइलो फिर दृश्य से चला जाता है, यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसकी योजना सफल रही। इसके बाद दृश्य एफबीआई की विशेष एजेंट ओलिविया डनहैम पर कटता है। वह होमलैंड सिक्योरिटी की फ्रिंज डिवीजन के लिए काम करती है जो असाधारण घटनाओं में विशेषज्ञता रखती है। ओलिविया लगता है कि सिर में चोट लगने के कारण लंबे अंतराल के बाद काम पर लौट रही है। जैसे ही वह फ्रिंज मुख्यालय में प्रवेश करती है, उसकी टीम के सहयोगी चार्ली उसका स्वागत करते हैं जो टीम के पर्यवेक्षक हैं। इस बीच एजेंसी के प्रमुख वाल्टर नेट बिशप लैब असिस्टेंट फिलिप ब्रॉयल्स से ओलिविया की वापसी के बारे में बात कर रहे हैं। फिलिप कहता है कि वह फॉक्स लिविया नाम की एक डॉपलगैंगर है और इस बात पर चिंता जताता है कि क्या वे एक नकली को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। यहाँ ये खुलासा होता है कि ऑफिस के अंदर मौजूद ओलिविया असली नहीं है, वह वास्तव में एक नकली है जिसे असली ओलिविया की जगह लेने के लिए लाया गया है। वाल्टर नेट फिर फॉक्स लिविया को इस यूनिवर्स में रखने और उसमें असली ओलिविया की यादें डालने के पीछे की अपनी प्रेरणा का खुलासा करता है। वह दावा करता है कि फॉक्स लिविया एकमात्र ऐसी है जो बिना किसी नुकसान के यूनिवर्स के बीच यात्रा कर सकती है। वाल्टर नेट यह पता लगाना चाहता है कि वह ऐसा कैसे कर सकती है। इसके लिए वह कहता है कि उन्हें उसे यह विश्वास दिलाना होगा कि वह यहीं की है। फिलिप पूछता है कि अगर उसकी नई पहचान कायम नहीं रही तो क्या होगा, जिस पर प्रमुख जवाब देता है कि उसके बाद उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके बाद चार्ली टीम को बस दुर्घटना के बारे में बताता है जो उसके अनुसार इस सप्ताह 2 बार हुई है। हर मामले में पीड़ित की मौत हो गई है। वह फिर साइट जांच पर जाने से पहले अपने दल को सावधान रहने के लिए कहता है। कुछ ही देर बाद एफबीआई टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंचती है और किसी भी सुराग या सबूत की तलाश में बन जाती है। जांच का नेतृत्व एक अन्य एफबीआई एजेंट लिंकन ली करते हैं जिनका चेहरा जलने के निशान से बिगड़ा हुआ प्रतीत होता है। चार्ली शव का निरीक्षण करती है और उसकी अंगुली के निशान का उपयोग करके उसके और विवरण प्राप्त करती है। वह अंततः पता लगाती है कि मृत महिला का नाम जूलियन फोस्टर है। इसी बीच ओलिविया बस ड्राइवर से पूछताछ करती है जो इस घटना से हिला हुआ है क्योंकि उसने अब तक किसी पक्षी या जानवर को भी नहीं मारा है। इसी समय एजेंट ली पर्यावरणीय कारकों के किसी भी संकेत के लिए परीक्षण करता है लेकिन कुछ भी नहीं पाता है। हालांकि उसे दृश्य पर वही बॉल पॉइंट पेन मिलता है। चश्मदीदों से पूछताछ करने के बाद ओलिविया एजेंट ली के पास जाती है और उसे बताती है कि स्थानीय कलाकार पेन उठाने के लिए चुका था जिस दौरान वह साइकिल सवार से टकराया और फलों के स्टॉल पर गिर गया। यह सुनकर एजेंट ली यह अनुमान लगाता है कि पेन मुख्य तत्व है जिसने प्रतिक्रियाओं का एक क्रम बनाया जो अंततः पीड़ित की मौत का कारण बना। अगले दिन फ्रिंज मुख्यालय में एजेंट ली और चार्ली 2 दिनों में हुई बस दुर्घटनाओं के बीच संबंध खोजने की कोशिश कर रहे हैं। एजेंट ली पहली दुर्घटना की तस्वीर में वही बॉल पॉइंट पेन देखता है जिससे उसे और भी यकीन हो जाता है कि किसी ने घटनाओं की श्रृंखला को अंजाम दिया है। इसके बाद वे फ्रिंज एजेंसी के एक गणितज्ञ एस्ट्रिड से बात करने जाते हैं और उन्हें घटनाओं के बारे में बताते हैं।
हालांकि वह दावा करती है कि कोई भी मनुष्य ऐसी घटनाओं की श्रृंखला को अंजाम नहीं दे सकता और इसे 2 बार अपने पक्ष में नहीं मोड़ सकता। उनकी बहस के बीच एक और ऐसी ही बस दुर्घटना होती है जिससे एस्ट्रिड सदमे में आ जाती है। जमादू बराबर बस से टकराना। एफबीआई एजेंट तुरंत साइट पर पहुंचते हैं और पाते हैं कि इस बार पीड़ित अभी भी जीवित हैं। बाईस्टैंडर से पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है कि अचानक एक कुत्ता सड़क पर आ गया जिससे बस नियंत्रण खो बैठी। तभी ओलिविया को जमीन पर लुढ़कता हुआ एक समान बॉल पॉइंट पेन दिखाई देता है, जिससे उसे एहसास होता है कि घटनाओं की श्रृंखला अभी खत्म नहीं हुई है। वह चारों ओर देखती है और एक संदिग्ध माइलो को ऊपर के पुल से नीचे देखते हुए देखती है। कुछ ही क्षणों बाद ईयरबड्स पहने एक व्यक्ति सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एक आने वाली एम्बुलेंस से टकरा जाता है। शायद पैरामेडिक को अपना कोटा पूरा करना था। अपने संदेह की पुष्टि होने पर ओलिविया अपनी टीम को सतर्क करती है और माइलो की ओर दौड़ती है। ये देखकर माइलो तुरंत घटनाओं की एक और श्रृंखला की गणना करता है और पुल से एक साइकिल फेंकता है। इससे एक बस अपना रास्ता बदल लेती है और सीधे ओवरहेड ब्रिज के नीचे से गुजरती है। ओलिविया उसे गन पॉइंट पर लेती है, आत्मसमर्पण करने की धमकी देती है, लेकिन माइलो पुल से कूद जाता है, बस की छत पर उतरता है और भाग जाता है। माइलो बस हिस्परर। इस घटना के बाद माइलो घर लौटता है और अपनी बहन मेरलिन को अपनी चिंता करते हुए पाता है। वह उसे बताती है कि उसे अस्पताल से कई कॉल आ रहे हैं, लेकिन वह उन्हें नजरअंदाज कर देता है। वह फिर उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि वह बहुत आगे जा चुका है। हालांकि माइलो उसके कार्यों का अनुमान लगाता है और उसके वाक्यों को पूरा करता है, जिससे वह चुप हो जाती है। कुछ ही देर बाद मेरलिन उसे एक छोटा सा प्लास्टिक का घोड़े का खिलौना दिखाती है जो उनकी मां की याद दिलाता है। इससे वह बेचैन हो जाता है और वह चला जाता है, ये कहते हुए कि अब यह अप्रासंगिक है। दूसरी ओर एजेंट ली को उनकी नियमित त्वचा जांच के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। बर्न चैम्बर में प्रवेश करने से पहले वह ओलिविया से 3 पीड़ितों के बीच समानताएं खोजने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। उसके निर्देशों का पालन करते हुए ओलिविया मुख्यालय लौटती है और दुर्घटनाओं के गवाहों से बात करना शुरू करती है। थोड़ी जांच के बाद वह तीनों पीड़ितों और एक मेडिकल सेंटर के बीच संबंध खोजती है। तीनों ही इस केंद्र से सीधे या प्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे। वह अपनी खोज चार्ली के साथ साझा करती है और दोनों तुरंत उसी मेडिकल सेंटर की ओर रवाना होते हैं। वहां पहुंचने पर ओलिविया नोटिस करती है कि एक समूह के मरीज एक ही बॉल पॉइंट पेन का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि वे डिजिटल उपकरणों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। बाद में वे डोनाल्ड लेविन से मिलते हैं, जो तीनों बस दुर्घटना पीड़ितों को पहचानते हैं। पीड़ितों के बारे में कुछ विवरण बताने के बाद डॉ लेविन बताते हैं कि वे मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण मरीजों की बुद्धि बढ़ाने के लिए प्रयोगात्मक प्रक्रियाओं में मदद कर रहे हैं। वह उन्हें अपने मरीजों का वीडियो फुटेज भी दिखाते हैं, जिसमें ओलिविया माइलो को देखती है। उसके बारे में पूछने पर डॉरेंस लेविन जवाब देते हैं कि वह उनके मरीजों में से एक है, जिसने उसी दवा परीक्षण से गुजरा है जिससे उसका आईक्यू बढ़ गया है। वह आगे कहते हैं कि माइलो को उसकी बहन की देखरेख में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी और उसे प्रयोगात्मक प्रक्रिया को उलटने के लिए वापस आने के लिए शेड्यूल किया गया था, लेकिन अब वह उनके कॉल का जवाब नहीं दे रहा है और वह उन सभी को मार रहा है जो उस पर नियंत्रण लेने की कोशिश कर रहे हैं। माइलो की बहन के बारे में जानने के बाद एफबीआई एजेंट उससे मिलने का फैसला करते हैं। उनकी जानकारी के बिना माइलो ओलिविया पर बारीकी से नजर रख रहा है, उसकी हर हरकत का पैटर्न नोट कर रहा है और उसकी अगली चाल का अनुमान लगा रहा है। बाद में चार्ली और ओलिविया माइलो के घर पहुंचते हैं, जहां मेरलिन उनका स्वागत करती है। वे उससे माइलो के ठिकाने के बारे में पूछते हैं, लेकिन वह अनजान होने का दावा करती है, ये महसूस करते हुए कि वह कुछ छिपा रही है। एजेंट उसे उसके द्वारा किए गए अपराधों के बारे में बताते हैं और ये कि उसे खुला छोड़ना कितना खतरनाक है। जबकि चार्ली माइलो के कमरे की जांच करने जाता है, ओलिविया अपनी दिवंगत बहन के बारे में बताती है, ये बताते हुए कि वे एक दूसरे की कैसे देखभाल करते थे। ये मेरलिन को उसके भाई के बारे में और विवरण साझा करने के लिए पर्याप्त रूप से सांत्वना देता है।
वह बताती है कि माइलो कई घटनाओं के परिणाम का सबसे छोटे विवरण तक अनुमान लगा सकता है और वह केवल उसे खिलौना घोड़ा दिखाकर ही उसका ध्यान भंग कर सकती है। ओलिविया अंततः उसे कुछ भी बताने के लिए राजी कर लेती है, ये जोर देकर कि वे नागरिकों के साथ साथ माइलो की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। मेडलिन फिर उसे एक नोट सौंपती है जिसमें उस होटल का स्थान बताया गया है जहां माइलो वर्तमान में ठहरा हुआ है। इसके बाद ओलिविया और चार्ली एस्ट्रिड के साथ माइलो को पकड़ने की योजना पर चर्चा करते हैं। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास होता है कि कोई भी योजना व्यर्थ होगी क्योंकि वह उनकी हर चाल का अनुमान लगा सकता है। नतीजतन वे बिना किसी बैकअप के सीधे होटल पर जाने का विकल्प चुनते हैं। ओलिविया, चार्ली और एस्ट्रिड सीधे उस होटल की ओर बढ़ते हैं जहां माइलो छिपा हुआ है। रास्ते में चार्ली चिंतित होकर कहता है, अगर माइलो ने हमारी चालों का पहले से अंदाजा लगा लिया होगा तो? ओलिविया ठहर कर जवाब देती है, यही वजह है कि हम वही करेंगे जिसकी वो सबसे कम उम्मीद करेगा। होटल पहुंचते ही वे पीछे के दरवाजे से अंदर घुसते हैं, ये सोचकर कि माइलो मुख्य प्रवेश पर नजर रखे होगा। मगर जैसे ही वे चौथी मंजिल पर पहुंचते हैं, उन्हें माइलो पहले से इंतजार करता हुआ मिलता है। तुम्हें आने में देर हो गई, माइलो मुस्कुराकर कहता है। चार्ली गुस्से से बंदूक तानता है, खेल खत्म माइलो, अब और जाने नहीं जाएंगी। माइलो शांत स्वर में कहता है, तुम समझ नहीं रहे, मैंने किसी को मारने की योजना नहीं बनाई थी, वो सब दुर्घटनाएं थीं। गणनाएं गलत हो गई। मुझे लगता था कि मैं दुनिया को बेहतर बना सकता हूं। ओलिविया उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती है, तुम्हारी गणनाएं कितनी भी सही क्यों न हो, इंसानी जानों का खेल नहीं खेला जा सकता। माइलो की आंखों में पहली बार पश्चाताप झलकता है। वह अपनी बहन का जिक्र करता है, मैंने ये सब मेडलिन के लिए किया था ताकि वो सुरक्षित रहे। मैं चाहता था कि हम किसी के मोहताज न रहें। ओलिविया आगे बढ़कर अपनी बंदूक नीचे कर देती है। वह माइलो से कहती है, तुम्हें उसकी सुरक्षा चाहिए, लेकिन वह सिर्फ तभी सुरक्षित रहेगी जब तुम खुद को इस अंधे रास्ते से बाहर निकालोगे। माइलो कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से अपना सिर झुकाकर कहता है, ठीक है, मैं हार मानता हूं। चार्ली और एस्ट्रिड राहत की सांस लेते हैं। ओलिविया आगे बढ़कर माइलो की हथकड़ी पहनाती है। कुछ हफ्ते बाद माइलो को एक विशेष मानसिक पुनर्वास केंद्र में भेज दिया जाता है। मेडलिन उससे मिलने जाती है और वह उसे वही छोटा प्लास्टिक का घोड़ा पकड़ाकर मुस्कुराता है। अब मैं सच में ठीक हो रहा हूं, माइलो कहता है। ओलिविया और चार्ली बाहर खड़े होकर यह दृश्य देखते हैं। चार्ली कहता है, कभी कभी सबसे तेज दिमाग भी दिल से हारे बिना रास्ता नहीं पा सकते। ओलिविया मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ, और कभी कभी सही रास्ता पाने के लिए गन्ना से ज्यादा भरोसे की जरूरत होती है। कैसा लगा ये क्लाइमैक्स?